क्या आपने अपने फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए कोई स्टेप लिया? आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर को शुरू कर दिया है तो आप इससे पहले रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर को ज़रूर देख लें। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। इस प्लैनेट अर्थ पे हम ह्यूमन अकेले नहीं हैं। हमारे साथ साथ मिलियंस अदर लिविंग बीइंग्स भी रहते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बिगेस्ट एनिमल तक शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, लाइकेन टू बानयान ट्री, एलिफेंट्स एंड जाइंट ब्लू व्हेल्स। इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम बनाता है, जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म इंटरडिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज एक ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर, वाटर और सॉइल को रिक्रिएट करते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल फॉरेस्ट प्ले करता है, क्योंकि फॉरेस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है जिस पे सभी लिविंग बीइंग्स डिपेंड हैं। तो अब हम समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। अर्थ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और वैरायटी ऑफ स्पीशीज हैं जो मल्टीपल नेटवर्क के साथ एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, और यह सभी मिलकर बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो स्पेसिफिकली अगर हम फ्लोरा और फौना की बात करें तो फ्लोरा प्लांट्स को कहते हैं और फौना एनिमल्स को कहते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स उस एरिया के फ्लोरा और फौना है। आपके आसपास भी यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स जो सिर्फ आपके एरिया में ही पाए जाते होंगे। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में फ्लोरा और फौना की सबसे ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, क्योंकि इंडिया की वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और इनमें से कुछ फ्लोरा और फौना विलुप्त हो चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? और हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप लिया? तो हमें अपनी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और अपने लाइफ सपोर्ट जैसे पानी, हवा और मिट्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसकी अच्छी ग्रोथ और ब्रीडिंग इसी पे डिपेंड करती है। जैसे एग्रीकल्चर में हम आज भी ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी पे ही डिपेंड हैं। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया था 1972 में, जिसकी हमारी गवर्नमेंट के अंदर 1960 से 1970 में नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की डिमांड की गई थी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को स्टेब्लिश किया। हंटिंग और वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर रोक लगाई गई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लागू किए, जिसमें टाइगर, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, कश्मीर स्टेग, क्रोकोडाइल्स,
एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट्स, ब्लैक बग, स्नो लेपर्ड हैं। 1980s एंड 1986 में बहुत सारी बटरफ्लाईज, मॉथ, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। और 1991 में पहली बार 6 वैरायटी ऑफ प्लांट्स की स्पीशीज को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्ट टाइगर। अब अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर को समझें तो पहली बात, टाइगर हमारे वाइल्ड लाइफ में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है और ये हमारा नेशनल एनिमल भी है। 1973 की ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स 55,000 जो थे, उससे उनकी संख्या घट करके 1827 ही रह गई थी। What is the reason behind the extinction of tigers? Point number 1, टाइगर्स को चोरी करके उनको मार दिया जाता है ताकि उनसे बिजनेस कर सके। पॉइंट नंबर 2, हैबिटेट एरिया यानी कि जंगलों का कम होना। पॉइंट नंबर 3, प्रे यानी कि शिकार की कमी होना। एंड पॉइंट नंबर 4, ह्यूमन पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। अब अगर टाइगर के नेचुरल हैबिटेट की बात करें तो इंडिया और नेपाल 2/3 पॉपुलेशन की प्राइम लोकेशन है और इन्हीं प्राइम लोकेशन में टाइगर्स की इलीगल ट्रेडिंग और पोचिंग यानी कि अवैध शिकार किया जाता है और यह सब टाइगर की स्किन और हड्डियों के लिए होता है। हड्डियों से ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती हैं जो कि ज़्यादातर एशियन कंट्रीज के रीजन में ही यूज होती हैं, जो कारण बनी इस स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का। यही रीजन था कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को बनाया गया। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट वाइल्ड लाइफ कैंपेन है। इस प्रोजेक्ट से न केवल एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाया गया बल्कि इनसे भी साइज में जो बड़े एनिमल्स थे उनके लिए भी एफर्ट्स किया गया। इस एफर्ट को कैसे किया गया? तो कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बिल्डअप किया गया, जिसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में बनाया गया, सुंदरबन नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में है, मानस टाइगर रिजर्व जो असम में है और परियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है। यानी इंडिया भर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बिल्डअप किया गया और इस तरह से कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अब ना केवल कुछ कंपोनेंट्स पर बल्कि पूरी बायोडाइवर्सिटी पर फोकस करता है, जिनमें इंसेक्ट्स को भी कंजर्वेशन प्लानिंग में शामिल किया गया। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब अगर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की कोशिश करें तो भी इसको मैनेज, कंट्रोल और रेगुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ज़्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जिन्हें कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड देम इन ब्रीफ। रिजर्व फॉरेस्ट, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट में अनाउंस कर दिया गया है ताकि इन जंगलों को कोई हानि ना हो और यहाँ के पेड़ और जानवर प्रोटेक्टेड रहें।
और रिजर्व फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल माना जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसका मतलब है कि फॉरेस्ट एरिया को डिप्लीशन यानी कि कमी होने से बचाना, और लगभग 1/3 एरिया जो कि टोटल फॉरेस्ट एरिया का प्रोटेक्टेड है एज बाय द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, यह वो एरिया होते हैं जो गवर्नमेंट, प्राइवेट या लोगों के पास होते हैं। इन एरियाज को अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसे जंगल हैं जिनमें और दूसरे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब जैसे मध्य प्रदेश में 75% एरिया फॉरेस्ट में है, जो कि परमानेंट फॉरेस्ट का सबसे लार्जेस्ट एरिया है। वहीं पर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में रिजर्व फॉरेस्ट का लार्ज परसेंटेज है टोटल फॉरेस्ट एरिया का, और वहीं पर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में बल्क ऑफ फॉरेस्ट हैं जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर में है। जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और पार्ट्स ऑफ गुजरात है, हाई परसेंटेज ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट इनमें ही हैं, जो इन एरियाज के लोकल कम्युनिटी मैनेज करते हैं। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन कोई नई बात नहीं है हमारी कंट्री में। एंड what if I told you that most of us are not aware कि फॉरेस्ट में भी ह्यूमन लाइफ है जिनका घर ही जंगल है। ऐसे बहुत सारे विलेजर्स हैं जिन्होंने खुद ही फॉरेस्ट को बचाने की पहल करी, जहां पर गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करने देते। जैसे राजस्थान के विलेज में जहां पर शारिका टाइगर रिजर्व है, वहां के विलेजर्स माइनिंग को रोकने के लिए संघर्ष करे हैं। कुछ लोकल कम्युनिटीज़ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में जिनको यह रियलाइज़ हुआ कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल से स्ट्रगल किया इन जंगलों और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। अब लेट्स सी द मोस्ट फेमस स्टेप्स took by the community to conserve the forest and wildlife. In Rajasthan, one of the district अलवार, जहां पर 1200 हेक्टेयर को फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, वहां के 5 गांव ने मिलकर इस एरिया को भैरव देव डाकव सेंचुरी कहा गया। यही नहीं, वहाँ पर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हीं लोगों ने बनाया, और हंटिंग और आउटसाइडर्स की घुसपैठ से बचने के लिए उस एरिया को वो खुद ही बचाते हैं। हिमालयस के घरवाल उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जो कि एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट गवर्नमेंट को पेड़ काटने से रोकने के लिए किया गया था। नाउ देयर वर सेवरल अटेम्प्ट्स जिसमें ट्रेडिशन कंजर्वेशन मेथड्स और नए इकोलॉजिकल फार्मिंग मेथड्स को खोजा जा रहा है। फार्मर्स और ग्रुप्स जैसे बीज बचाओ आंदोलन, जो कि तहरी और नावदान्या ने बिना सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ करे एडिक्वेट लेवल पर क्रॉप प्रोडक्शन को पॉसिबल और इकोनॉमिकली वायबल करके दिखाया है। स्क्रेड ग्रोव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। प्रकृति की पूजा एंशिएंट टाइम से जनजातियों का विश्वास रहा है, जिसका रीजन प्रकृति के हर रूप की प्रोटेक्शन करना है। एंड पेड़ों में भगवान है, इसी विश्वास और मान्यता ने आज भी जंगलों को बचा कर रखा है।
ऐसे जंगलों में या पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट में ना तो वहाँ के रहने वाले लोग जाते हैं और ना किसी और को छेड़छाड़ या नुकसान करने देते हैं। इफ वी टॉक अबाउट सोसाइटी, तो कुछ समाज में कुछ विशेष पेड़ों की पूजा होती है और उन पेड़ों की रक्षा वे काफी समय से करते आ रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर के एरिया में मुंडा और संथाल ट्राइब्स महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। वहीं पर ओडिशा और बिहार की ट्राइब्स या सोसाइटी मैरिज यानी शादी के दौरान आम और इमली के पेड़ों की पूजा करते हैं। हम में से बहुत से लोग सोसाइटी पीपल और बरगद यानी वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं। In India, there are different kinds of culture of several society और हर कल्चर के अपने ट्रेडिशनल मेथड हैं नेचर को सेव करने और क्रिएट करने के। वहीं पर राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरण, चिंगारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं जो वहां की कम्युनिटी के अभिन्न हिस्से हैं और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्व थे फॉरेस्ट के मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन के लिए। यह प्रोग्राम 1988 में अपने ऑर्वल फॉर्म में आया था जब ओडिशा स्टेट में इसको लागू किया गया था। यह प्रोग्राम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम करता है। इसकी संस्थाएं विलेज में बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं।